हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी जूलॉजी वाली मैडम और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं अबाउट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी विच इज नेफ्रॉन। जी, क्या है नेफ्रॉन, कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर, क्या क्या है उसके टाइप्स, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही कम समय में बताने वाली हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि नेफ्रॉन क्या है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। एक किडनी में ईच किडनी हैज अबाउट अ मिलियन नेफ्रॉन्स। एक किडनी में मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। एक नेफ्रॉन को मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज ग्लोमेरुलस एंड द अदर इज रीनल ट्यूब्यूल। तो सबसे पहले समझते हैं ग्लोमेरुलस क्या है। जैसा कि आपको याद हो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किडनी में डोर्सल एओर्टा की एक ब्रांच एंटर करती है विच इज कॉल्ड रीनल आर्टरी, है ना। रीनल आर्टरी किडनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। ये रीनल आर्टरी फर्दर डिवाइड करती है टू फॉर्म एफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, एफरेंट आर्टीरियोल जो है वो ब्लड को ले जाकर एंटर करता है इनटू नेफ्रॉन। एफरेंट आर्टीरियोल फर्दर डिवाइड करता है इनटू नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज या फिर अ बॉल ऑफ कैपिलरी नेटवर्क विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज फिर फाइनली यूनाइट करती हैं टू फॉर्म इफरेंट आर्टीरियोल, जिससे ये ब्लड जो है वो नेफ्रॉन से बाहर ले लिया जाता है। मतलब एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड एंटर करता है, ठीक है। एफरेंट आर्टीरियोल फर्दर डिवाइड करके बनाती हैं ग्लोमेरुलस विच इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और फिर ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कंबाइन करती हैं टू फॉर्म एफरेंट आर्टीरियोल, जो कि इस ब्लड को ले जाता है आउटसाइड ऑफ द नेफ्रॉन। अब कायदे से क्या होता है आपको ये पता है कि कैपिलरीज किसके बीच में होती है, आर्टरी, फिर कैपिलरी, फिर वेन। लेकिन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में अगर आप देखें तो दीज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आर लोकेटेड बिटवीन एफरेंट एंड इफरेंट बोथ आर्टीरियोल्स। इसीलिए ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को कहा जाता है दे आर नॉट ट्रू कैपिलरीज, क्योंकि ये दो आर्टीरियोल्स के बीच में प्रेजेंट है, ना कि आर्टरी और वेन के बीच में। क्लियर है। दूसरा पार्ट आता है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में क्या क्या चीजें आती हैं। फर्स्ट इज बोमैन्स कैप्सूल, सेकंड इज पीसीटी विच इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, थर्ड पार्ट इसमें आता है लूप ऑफ हेनले, एंड फोर्थ पार्ट आता है डीसीटी विच इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बना के कि एक्चुअल में नेफ्रॉन दिखता कैसा है। तो ये ऐसा कुछ होता है हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जिसमें क्या क्या पार्ट्स है मैं लेबल कर दे रही हूँ यहाँ पर। ये है हमारा बोमैन्स कैप्सूल, कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड मतलब कॉइल्ड ट्यूब्यूल है, पीसीटी। दिस राइट हेयर यू शेप जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर ये जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, अगेन दिस इज कॉल्ड डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो है दिस इज कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये हमारी आ रही है एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल फर्दर डिवाइड कर रही है, क्या बना रही है, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस जो है ये कंबाइन करके किस में जुड़ रहा है, इफरेंट आर्टीरियोल। ये तो एक नेफ्रॉन ऐसे है। अब किडनी में इस नेफ्रॉन की एक्चुअल प्लेसमेंट क्या है उस चीज को यहाँ पर समझो कि ये सपोज हमारी किडनी है, ठीक है। इसको मैं जूम करके तुम्हें यहाँ पर दिखा रही हूँ। किडनी में हमने बोला आउटर कॉर्टेक्स होती है, इनर मेड्यूलरी रीजन होता है। तो ये मान लो एक मेड्यूलरी पिरामिड है। अब इसमें जो नेफ्रॉन है वो कैसे प्लेस्ड है कि इस नेफ्रॉन की जो बोमैन्स कैप्सूल है वो होगा ऐसे बाहर, फिर आएगी इसकी पीसीटी ऐसे कॉइल्ड, वो भी बाहर कॉर्टेक्स रीजन में। फिर इसका लूप ऑफ हेनले एक्सटेंड करेगा इनटू द मेड्यूलरी रीजन। डीसीटी वापस से जाएगी कहाँ, बाहर कॉर्टेक्स में। और फिर इसकी कलेक्टिंग डक्ट जो होगी
वो वापस से मेड्यूला में। तो पहला क्वेश्चन तो इससे यही बनता है कि नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट्स किस किस रीजन ऑफ किडनी में लोकेटेड है। तो हमें दिख रहा है कि बोमैंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये तीनों तो कहाँ पर लोकेटेड है, कॉर्टेक्स रीजन में। और जो हमारा लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट है, इट इज लोकेटेड इन मेड्यूला। इसी सेम चीज को अगर मैं तुम्हें इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में लेबल करके दिखाना चाहूं, तो यहां मैं अगर मेड्यूलरी पिरामिड बनाऊंगी तो वो कैसे बनेगा। इतना रीजन मैं बोल सकती हूँ, यहां से ये नीचे एक्सटेंड होगा हमारा मेड्यूलरी पिरामिड। ठीक है, तो मतलब ये है इस डॉटेड लाइन के अंदर, दिस इज मेड्यूला, और इस लाइन से बाहर दिस इज कॉर्टेक्स। तो पहली चीज तो यही ध्यान होनी चाहिए, कौन सा पार्ट कहां पर लोकेटेड है। दूसरी चीज, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाता है मैल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल। तो वो क्या होता है, जो हमारा बोमैंस कैप्सूल है और ग्लोमेरुलस को इकट्ठा करके बोला जाता है मैल्फिजियन बॉडी। मैल्फिजियन बॉडी, या फिर इसी को बोला जाता है रीनल कॉर्पसल। एक आपने पढ़ा है मैल्फिजियन ट्यूब्यूल, कॉकरोच में पढ़ते हो आप, जो कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है कॉकरोच का। वो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल अलग चीज है। मैल्फिजियन बॉडी क्या है, बोमैंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। ये चीज ध्यान रखनी है, कंफ्यूजन के लिए कई बार क्वेश्चन में इन दोनों ऑप्शंस को दे दिया जाता है। मैल्फिजियन बॉडी अलग है, ट्यूब्यूल अलग है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस नेफ्रॉन के पार्ट्स को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है बोमैंस कैप्सूल। बोमैंस कैप्सूल जो होता है, इट इज अ ब्लाइंड स्ट्रक्चर, ब्लाइंड कप शेप्ड स्ट्रक्चर। ब्लाइंड का मतलब यहाँ अंधा होना नहीं है, हालांकि बोमैंस कैप्सूल को नहीं दिखता है, पर इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर विच इज ओपन ओनली एट वन एंड और उसका दूसरा एंड क्लोज्ड हो, उसे हम ब्लाइंड स्ट्रक्चर बोलते हैं या ब्लाइंड सैक बोलते हैं। जैसे कि आप पॉरीफेरेंस या स्पॉन्जेस में पढ़ते हो कि उनकी जो है सिर्फ एक ही तरफ से ऐसे ओपनिंग होती है, विच एक्ट्स एज माउथ एज वेल एज एनस, है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम ब्लाइंड सैक बोलते हैं। सेम इज द केस विद बोमैंस कैप्सूल। उसकी ये जो ओपनिंग है, यहाँ पर ऐसे कोई ओपनिंग नहीं होती, ये साइड क्लोज्ड होती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ओपनिंग होती है विच इज इनटू द पीसीटी। ठीक है, दूसरी चीज, बोमैंस कैप्सूल जो आप देख रहे हो, इट इज अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। बाहर वाली इसकी जो ये लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड पेराइटल। पेराइटल मतलब आउटर लेयर होती है, और इनर वाली इसकी जो लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड विसरल लेयर। आउटर लेयर बनी है किसकी, स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। लेकिन इसकी जो इनर विसरल लेयर होती है, वो मॉडिफाइड स्क्वामस सेल्स की बनी हुई होती है। ये सेल में मॉडिफिकेशन कैसी होती है कि इन सेल से कुछ ऐसी फीट लाइक प्रोजेक्शंस निकल रही होती हैं, जिन फीट लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं फीट या फिर पेडिसल्स। और ऐसे इन सेल्स को बोला जाता है पोडोसाइट्स। तो इसकी जो विसरल लेयर होती है, दैट इज मेड अप ऑफ पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स में होती है ऐसी फीट लाइक प्रोजेक्शंस, जिन्हें हम फीट या फिर पेडिसेल्स बोलते हैं। अब इन फीट या पेडिसेल्स के बीच में अगर आप देखें, तो यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्लिट पोर्स, या फिर इन्हें बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। इनका यूज क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा ग्लोमेरुलस बन रहा है, ऐसे कुछ ग्लोमेरुलस यहाँ पर बनेगा, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से जो ब्लड को फिल्टर होके आना है, वो ब्लड फिल्टर होके एंटर कहाँ से करेगा, बोमैंस कैप्सूल में, इन्हीं स्लिट पोर्स से बोमैंस कैप्सूल के अंदर एंटर करेगा। इस पेराइटल और विसरल लेयर के बीच में ये जो हमें दिख रहा है खाली स्पेस, दिस स्पेस इज कॉल्ड कैप्सूलर स्पेस। कैप्सूलर स्पेस। तो ये स्ट्रक्चर है बोमैंस कैप्सूल का। सेकेंड पार्ट जो है नेफ्रॉन का, वो हमारे पास आता है, दैट इज पीसीटी। सेकेंड पार्ट होता है पीसीटी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या होता है, इट इज कॉइल्ड। ये हाईली कॉइल्ड जो है ट्यूब्यूल होती है। प्लस पीसीटी में, जैसा कि आप पहले भी पढ़ते आ रहे हो, कि मेजर जो रीएब्जॉर्प्शन है, 70 to 80% जो रीएब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी में हो रही है।
तो उस रीअब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होगी? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड का यहाँ पे यूज क्या है कि इसमें जो माइक्रोविलाई है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे फॉर रीएब्सॉर्प्शन। और दूसरी चीज, इन सेल्स में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होंगे और रिजर्व्ड फूड भी प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रीएब्सॉर्प्शन है ये कई बार एक्टिव भी करानी पड़ती है। एक्टिव रीएब्सॉर्प्शन मतलब क्या है कि उसमें एनर्जी यूज करके अगेंस्ट द ग्रेडियंट हम चीजों को ले रहे हैं। तो एक्टिव रीएब्सॉर्प्शन कराने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया और ये जो फूड रिजर्व है ये हेल्प करते हैं टू प्रोवाइड एनर्जी। थर्ड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जैसा कि हमें पता है इट इज अ यू शेप्ड स्ट्रक्चर। उसमें क्या है, दो ऐसे लिम्स हैं जो कि जॉइंड हैं बाय अ कर्व्ड बेस, लेकिन इन लिम्स को जब हम पास से देखते हैं तो ये लिम्स जो है वो इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, ये दो लिम्स हैं कर्व्ड बेस से जॉइंट है। अब देखो, एक लिम्ब इसकी ऐसी होती है जो कि नीचे की तरफ आ रही है, एक लिम्ब ऐसी होती है जिसमें फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाता है। तो जो नीचे की तरफ फिल्ट्रेट को लेके आ रही है इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब। और जो फिल्ट्रेट को ऊपर लेके जा रही है उसे हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। क्लियर है? दूसरी चीज, ये जो लूप ऑफ हेनले का स्ट्रक्चर होता है इसे हम हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जैसे आप देखते हो हेयर पिन में भी नीचे ऐसा लूप प्रेजेंट होता है। यहां पर एक और चीज जो याद रखनी है वो क्या है कि डिसेंडिंग लिम्ब में, क्योंकि ये थिन होती है, इसका पूरा पोर्शन इक्वल साइज का है, थिन है, और असेंडिंग लिम्ब में आप देखोगे कि इसमें दो पोर्शंस हैं, एक थिक पोर्शन है और एक थिन असेंडिंग लिम्ब का पोर्शन है। तो डिसेंडिंग लिम्ब और थिन असेंडिंग लिम्ब दोनों में होती है हमारे पास स्क्वामस एपिथेलियम, लेकिन थिक असेंडिंग लिम्ब में वी हैव क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ पर लूप ऑफ हेनले के साथ साथ एक और बात क्या ध्यान रखनी है कि ये जो इफरेंट आर्टीरियोल आ रही थी ग्लोमेरुलस से, ये इफरेंट आर्टीरियोल आगे जाके डिवाइड करती है और अपनी बहुत ही माइन्यूट छोटी छोटी ब्रांचेस निकालती है जिन्हें हम बोलते हैं पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। उन्हीं पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में से एक कैपिलरी ऐसी होती है जो लूप ऑफ हेनले के साथ साथ ही यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है, और इस पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी को हम बोलते हैं वासा रेक्टा। इसके अलावा और भी बहुत सारी पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज जो है इफरेंट आर्टीरियोल से ब्रांच होती हैं और ट्यूब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन को ऐसे कवर करती हैं। लूप ऑफ हेनले के बाद फोर्थ पार्ट जो आता है नेफ्रॉन का, दैट इज डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये भी कॉइल्ड है, प्लस इसके बारे में सिर्फ ये हमें पता करना है कि इसमें कौन सी एपिथेलियम होती है, तो इसमें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। डीसीटी का जो एंड वाला पोर्शन होता है विच एंटर्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, इस एंड वाले पोर्शन को हम बोल सकते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आप देखेंगे एनसीईआरटी में डायग्राम में मेंशन नहीं है लेकिन थ्योरी में मेंशन है। तो क्या होता है कि डीसीटी का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है वो ओपन करता है इनटू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और फिर ये फाइनली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ओपन करती है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। तो ये बताने का यहाँ पर मतलब क्या है कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आप देखते हैं, कनेक्टिंग डक्ट में आप देखते हैं कि ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस आ रही होती हैं। तो होता क्या है कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स की जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं वो कलेक्टिवली ओपन करती है इनटू वन कलेक्टिंग डक्ट। इसीलिए कलेक्टिंग डक्ट को हम बोलते हैं कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिंगल नेफ्रॉन। कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आके ओपन कर रही है, इसीलिए उसको एक सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं माना जाता। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना है। ट्यूब्यूल इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन
लेकिन कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन। अब हम पढ़ते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। तो यहाँ पर हमें दो मेजर टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ना है। वन इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा होता है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। अब पहले तो इनके नाम से ही हम समझ रहे हैं कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो मेजरली कहीं ना कहीं कॉर्टेक्स से रिलेटेड होंगे और जक्स्टा मेड्यूलरी कहीं ना कहीं मेड्यूला से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस हम इनमें पढ़ लेते हैं, इनकी प्लेसमेंट मेड्यूलरी पिरामिड में कैसे होती है। तो सपोज ये हमारा एक मेड्यूलरी पिरामिड है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे लोकेटेड होते हैं, उनका जो मेजर पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स रीजन में ही लोकेटेड होता है। मतलब ये होता है उसका बोमेंस कैप्सूल, दिस इज इज पीसीटी, दिस इज दी लूप ऑफ हेनले, फिर होती है इसकी डीसीटी और फिर होती है इसकी कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन जो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स होते हैं इनका जो मेजर पोर्शन होता है वो मेड्यूला में ही होता है या मेड्यूला के जस्ट जंक्शन पे पास होता है। इसकी जो बोमैंस कैप्सूल होगा वो भी मेड्यूला के ऐसे पास होगा, प्लस इसका जो पीसीटी होगा वो भी यहाँ होगा। इसका लूप ऑफ हेनले इतना एलोंगेटेड होगा कि वो डीप मेड्यूला तक जाएगा, फिर इसका डीसीटी भी जंक्शन के पास होगा और फिर इसकी कलेक्टिंग डक्ट ऐसे होगी। तो पहले तो हमें इसकी पोजिशनिंग में ही डिफरेंस समझ आ रहा है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं दे आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। 80% ऑफ द नेफ्रॉन्स आर कॉर्टिकल, ओनली 20% जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या आता है, लूप ऑफ हेनले जैसे हमने देख लिया। थर्ड डिफरेंस है कि इसमें जो लूप ऑफ हेनले होती है इट इज शॉर्ट, सिर्फ अपर मेड्यूला तक ही एक्सटेंड करती है, आउटर मेड्यूला तक। इसमें जो लूप ऑफ हेनले होती है वो डीप इन मेड्यूला एक्सटेंड करती है। थर्ड, अगर लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है तो इसमें जो वासा रेक्टा होती है वो भी रिड्यूस्ड होती है। ठीक है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में क्योंकि लूप ऑफ हेनले बहुत डीप इनटू मेड्यूला एक्सटेंड कर रही है तो इसकी जो वासा रेक्टा होती है वो भी वेल डेवलप्ड होती है। फिर नेक्स्ट डिफरेंस आता है इनके ग्लोमेरुलस में। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का जो ग्लोमेरुलस होता है वो स्मॉल होता है देन दी जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, इनका जो ग्लोमेरुलस होता है वो लार्ज होता है। अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या आता है कि मेजर नॉर्मल कंडीशंस में जो हमारा जितना भी एक्सक्रीटरी या रेगुलेटरी फंक्शन हो रहा है वो कौन करता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स नॉर्मल कंडीशंस में ये काम करते हैं। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये स्ट्रेसफुल कंडीशंस में काम करते हैं। जैसे हमें पता है कि किडनी का एक फंक्शन एक्सक्रीशन तो है ही है, दूसरा फंक्शन उसका ऑस्मो रेगुलेशन भी है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो है वो ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशंस, लेकिन स्ट्रेसफुल कंडीशंस में ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट कौन करता है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नेफ्रॉन, उसका स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स और उसके टाइप्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।